नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम सीमा के बाहर जल्द शुरू होगी मेट्रो बसें। जीसीटीएसएल के द्वारा रूट परमिट के लिए आरटीओ में की गई है प्रक्रिया। और बाल संप्रेषण गृह और बाल गृह के बच्चों ने बनाए दिए एवं अन्य उत्पाद। जिला न्यायालय परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का किया जा रहा प्रयास। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार में राशि खर्च करने की सीमा 40 लाख तय की गई है। लिहाजा उम्मीदवार भी इस सीमा रेखा को पार नहीं कर रहे हैं। अभी दूसरे चरण में पनागर, बरगी, उत्तर और पाटन विधानसभा के प्रत्याशियों ने एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत किया है। खर्च करने में पनागर से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश पटेल सबसे आगे हैं। उन्होंने अभी तक 12,27,000 रुपए खर्च किए हैं। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के खर्चों पर एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल की पैनी नजर है। दूसरे चरण में पेश किए गए ब्यौरे के अनुसार पनागर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल ने सर्वाधिक 12,27,000 रुपए खर्च किए हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार सुशील तिवारी ने 8,86,000 रुपए खर्च किए। वहीं पाटन से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश अवस्थी ने 6,50,000 और भाजपा के अजय बिश्नोई ने 3,80,294 रुपए खर्च करने का ब्यौरा दिया है। बरगी से भाजपा की नीरज सिंह ने 2,72,745 और कांग्रेस के संजय यादव ने 5,17,992 रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा एक अन्य प्रत्याशी आनंद सिंह ने 2,61,631 रुपए एवं मोनू सत्य सिंह पटेल ने अब तक 1,30,563 रुपए खर्च किए हैं। उत्तर मध्य विधानसभा से कांग्रेस के विनय सक्सेना ने 8,47,870 रुपए एवं भाजपा के अभिलाष पांडे ने 5,81,867 रुपए खर्च का विवरण पेश किया है। जबकि पश्चिम, सिहोरा, पूर्व एवं कैंट के प्रत्याशियों द्वारा भी खर्च का ब्यौरा पेश किया जा रहा है। बाल संप्रेषण गृह और बाल गृह में रहने वाले बच्चों को कला के जरिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी जिला न्यायालय परिसर में आयोजित की गई है। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में बाल गृह एवं संप्रेषण गृह के बच्चों द्वारा निर्मित दिए एवं अन्य कलात्मक उत्पादों को विक्रय के लिए रखा गया। प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने बताया कि जाने अनजाने में अपराध के रास्ते पर चल पड़े इन बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं ताकि इससे उनके जीवन को नई दिशा मिल सके। इसका उद्देश्य न केवल बच्चों के लिए कुछ आय अर्जित करना है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे समाज की मुख्य धारा से खुद को अलग न समझें। वो ये सोचें कि वो समाज के लिए उनकी कुछ उपयोगिता है, वे असामाजिक तत्व नहीं हैं, बल्कि उनको संप्रेक्षण गृह या बाल गृह में अपना निश्चित समय काटकर फिर से समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होना है और वो समाज के लिए उपयोगी साबित होंगे। यही कारण है कि उन्हें प्रशिक्षण देकर उनसे समाज के लिए उपयोगी वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं बनवाई जा रही हैं और उनकी बिक्री का प्रारंभ किया गया है। महंगाई भत्ता नहीं मिलने से नाराज बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एक बैठक तीन पत्ती चौक में आयोजित हुई। पेंशनरों का कहना है कि डीए का आदेश पारित होने के बाद भी उन्हें त्योहार के पहले डीए नहीं दिया गया है। बिजली विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने 4% डीए प्रदान करने के आदेश पारित किए थे, लेकिन उन्हें दीपावली पर्व के पहले डीए प्रदान नहीं किया गया है। लिहाजा पेंशनरों में आक्रोश व्याप्त है। इसी सिलसिले में जनता यूनियन की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभाग के उच्च अधिकारियों एवं शासन स्तर पर बातचीत करने की रूपरेखा तैयार की गई। बड़े ताज्जुब की बात है कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री ने आदेश पारित कर दिए कि चाहे वह कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट का हो और चाहे कंपनी का हो, चाहे किसी भी कंपनी में कार्यरत हो, सारे लोगों को आदेश पारित कर दिया गया कि इनका महंगाई भत्ता समय से दे दिया जाए। परंतु मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में आज दिनांक तक महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। यह बड़े शर्म की बात है। चाहे अधिकारी वर्ग हो और चाहे कर्मचारी वर्ग हो, हम लोग रिटायरमेंट कर्मचारी हैं। हम लोगों को पेंशन में ही त्यौहार मनाना है
और पेंशन के अलावा अगर हमको ये डीए मिल जाता तो हम लोग भी अपने बच्चों के लिए कपड़े और दिए, आतिशबाजी, जो हम लोगों का मुख्य त्यौहार है पटाखे का, तो उसको हम लोग मिठाई से नहीं तो सोन पापड़ी से आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें। महंगाई उच्च स्तर पर है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की सहमति हड़ताल के दौरान 1 महीना पहले बोला गया था कि अगले दिन हम आदेश कर देंगे। चुनाव आयोग से अनुमति उसके बाद भी आज पेंशनरों को 38% डीए मिल रहा है। सेंट्रल के कर्मचारी और पेंशनर्स को 46% डीए मिल रहा है। दीपावली 4 दिन बाद है। सारी औपचारिकताएं होने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन हो या विद्युत मंडल का प्रशासन हो, उसमें रुचि नहीं ले रहा है। इसलिए कल हम एक बैठक करेंगे और पेंशनरों से बोलेंगे आर और पार नोटा। अब हम एक फाइनल निर्णय करेंगे कि हम नोटा की बटन दबाने के लिए मजबूर हैं। बैठक में शामिल सदस्यों ने बताया कि पेंशनरों को 4% डीए देने के आदेश सरकार ने दिए थे, जिसका पालन नहीं हुआ है। शहर की सड़कों पर मेट्रो बसों का संचालन फिर से शुरू हो रहा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम सीमा के बाहर संचालित हो रही मेट्रो बसों पर रोक लगा दी थी, लेकिन जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के सीईओ ने बताया कि इस मामले में दायर एक और आवेदन पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल रोक पर स्टे लगा दिया है। नगर निगम सीमा के बाहर मेट्रो बसों का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में बसों को संचालित करने पर लगाई गई रोक को चुनौती देने दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने फिलहाल स्टे लगा दिया है और यही वजह है कि एक बार फिर से यात्री मेट्रो बसों में सफर कर सकेंगे। जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के सीईओ सचिन विश्वकर्मा ने बताया कि आरटीओ से रूट परमिट मिलते ही बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। शहर के आसपास क्षेत्रों में जो बसेस के लिए ऑर्डर हुआ था, तो माननीय उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने उसमें स्टे दिया है। अभी राहत प्रदान करी है और हम जल्दी जो हमारे परमिट मिल जाएंगे आरटीओ से, क्योंकि परमिट सभी एक्सपायर हो गए थे, तो तत्काल इसमें संचालन शुरू कर दिया जाएगा। किस ग्राउंड से दिया गया है इसको? अभी वर्तमान में क्योंकि बहुत सारा ऐसा मध्यम वर्ग से लेके गरीब वर्ग है जो इसको पूरे दिन में अपने शहर से पनागर, भेड़ाघाट, बरेला सभी जगह से लोग आते जाते हैं और निचले तबके का सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। ये एक मुख्य ग्राउंड था। आगे इसमें राज्य शासन जो है निर्णय लेगी। अभी फिलहाल तो इसमें स्टे मिला हुआ है। धनतेरस के साथ ही दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो जाएगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 10 नवंबर को धनतेरस के पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 4:14 से लेकर 5:59 तक रहेगा। उसके बाद रात्रि 8 बजे तक पूजन का विशेष मुहूर्त है। माता लक्ष्मी एवं कुबेर भगवान की कृपा पाने और आरोग्य की प्राप्ति के लिए भगवान धनवंतरी के पूजन का विधान है। लिहाजा धनतेरस पर विधि विधान से पूजा करने के बारे में ज्योतिषविद पंडित रोहित दुबे द्वारा जानकारी दी गई। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धन त्रयोदशी पर्व कहा गया है। इस पर्व पर आप इंद्र कुबेर आदि का पूजन करें, भगवान धन्वंतरी का पूजन करें और अपने घर के बाहर आप एक चतुर्वर्ती दीपदान अवश्य ही करें। घर के प्रत्येक दिशाओं में आप कलशों को स्थापित करें, जिससे आपके परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। और इसके लिए जो मुहूर्त है मध्याह्न काल 4:14 से लेकर 5:59 तक शाम तक, और उस तत्पश्चात रात्रि में 8 बजे तक का मेष और वृष लग्न में अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। और उसी समय गोधूली काल भी है जो 5:32 से 8:31 तक रहेगा। इस समय आप इंद्र कुबेर आदि का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। धन्वंतरी के रूप में आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी और आपका कल्याण होगा। शहर में शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता हाल है। बेलबाग इलाके में स्थित शासकीय कन्याशाला में तो आवारा मवेशियों का डेरा लगा है। स्कूल के परिसर में मवेशियों की धमाचौकड़ी यहां अध्ययन कर रहे बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है।
बेलबाग इलाके में स्थित शासकीय प्राथमिक कन्याशाला स्कूल की स्थिति बेहद खस्ताहाल है। 32 बच्चों के स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है, जहां लेंटर से प्लास्टर गिर रहा है। गार्ड न होने के कारण स्कूल के परिसर में मवेशियों की धमाचौकड़ी मची हुई है। स्कूल के ग्राउंड में जहां बच्चों को खेलना चाहिए, वहां मवेशी आराम फरमा रहे हैं। नुकीले सींग वाले यह मवेशी कभी भी आक्रामक होकर बच्चों को घायल कर सकते हैं। इस मामले पर स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि चुनाव के कारण स्कूल में गाड़ियों का आना जाना लगा है। गार्ड न होने के कारण स्कूल परिसर के गेट को खुला छोड़ दिया गया, जहां से मवेशी स्कूल परिसर में प्रवेश कर गए। अभी क्या है कि चुनाव के कारण सभी अधिकारियों की गाड़ियां अंदर आ रही हैं, सारे काम लगे हुए हैं, पुताई हो रही है, लाइट फिटिंग हो रही है, टंकी फिटिंग हो रही है। इस कारण गेट खुला रहता है और इसलिए जानवर आ रहे हैं। बाकी तो बंद रहता है। तो ये बिल्डिंग जर्जर हो रही है? हाँ, वो हम लोगों ने लिख के आयुक्त को दिया है, नगर निगम आयुक्त जी को, और हमारे पास रिसीविंग है उसकी। अब उन्होंने आगे करेंगे कार्यवाही जो करना होगा। स्कूल में अध्ययन कर रहे प्रत्येक छात्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन के साथ जिला शिक्षा अधिकारी की है। उन्हें साथ मिलकर स्कूल के उचित कार्यवहन के साथ बच्चों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। उत्तर मध्य विधानसभा से भाजपा के युवा प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने समर्थकों के साथ हनुमान ताल एवं जवाहरगंज क्षेत्र समेत अन्य इलाकों में सघन जनसंपर्क किया और जनता को विश्वास दिलाया कि यदि उन्हें मौका प्रदान करेगी तो वो उत्तर मध्य विधानसभा को आदर्श एवं विकसित विधानसभा के रूप में स्थापित करने का कार्य करेंगे। उत्तर मध्य विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने जनसंपर्क तेज कर दिया है और उनका प्रयास है कि वो इस क्षेत्र के प्रत्येक मतदाताओं के पास पहुंचकर अपनी बात रख सकें एवं उनकी परेशानी सुन सकें, ताकि उन्हें अवसर मिलने पर वो उन समस्याओं को निराकृत कर पाएं। युवा प्रत्याशी होने के कारण जोश एवं उत्साह से लबरेज अभिलाष पांडे जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि वो उनकी कसौटी पर खरे उतरेंगे और क्षेत्र की दशा बदलकर आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करेंगे। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने वोकल फॉर लोकल का भी नारा बुलंद किया एवं स्थानीय व्यापारियों से ही खरीदारी करने की अपील की, जिससे छोटे व्यापारियों की भी परेशानियां दूर हो सके। आज हमने हनुमानताल वार्ड के अंतर्गत हमारी पार्षद महोदया के साथ मिलकर और मंडल अध्यक्ष संतोष जी के साथ मिलकर हम लोगों ने ये प्रचार किया है। आज इस वार्ड के अंदर भाजपा और भगवा दोनों आपको देखने को मिल रहा होगा। एक ऐसा पुरातन ये वार्ड है जो अपने आप में जबलपुर की संस्कृति को सजोए हुए है, अपने आप में हिस्टोरिकल प्लेस है। इसलिए आज हम सब लोगों ने यहाँ जनसंपर्क किया है। अभी हम सब लोग त्यौहार मना रहे हैं, धनतेरस का और दीपावली का। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, चूँकि व्यावसायिक एक बड़ा केंद्र उत्तर मध्य विधानसभा है, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि छोटे व्यापारी और ऐसे लोग जो लोकल उत्पाद बनाते हैं उनसे आप यदि सामान खरीदेंगे तो मुझे लगता है कि उन सबको लाभ होने वाला है। इसलिए वोकल फॉर लोकल के अभियान को लेकर भी हम सब लोग निकले हैं और सारे लोकल व्यापारियों से आप यदि उत्पाद खरीदेंगे तो उनको भी इसका लाभ होगा और हमारे शहर के अंदर भी उद्योगों का विकास होगा और उनको रोजगार मिल सकेगा। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। गरीबों का कल्याण और नारी स्वाभिमान एवं पश्चिम विधानसभा के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है और भाजपा शासनकाल में लगातार कार्य किए गए हैं। इस बात की जानकारी देते हुए पश्चिम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह ने मतदाताओं से मुलाकात की। पंडित बनारसी दास भानोट वार्ड और गढ़ा वार्ड में जनसंपर्क करने पहुंचे राकेश सिंह ने जनता से विकास के मुद्दों पर जन समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। ढोल
ढोल ढमाकों के साथ अपने समर्थकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम विधानसभा से प्रत्याशी राकेश सिंह सघन जनसंपर्क में जुटे हैं। उन्होंने अनगढ़ महावीर मंदिर के पास से जनसंपर्क आरंभ किया और मतदाताओं से मुलाकात कर इस विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर जनता से आशीर्वाद मांगा। भाजपा उम्मीदवार राकेश सिंह ने कहा कि भाजपा गरीब कल्याण और नारी स्वाभिमान एवं विकास के कार्यों के लिए संकल्पित है एवं उन्होंने भी अपने संसदीय कार्यकाल में विकास के कई कार्य कराए हैं जो पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस ने इस विधानसभा में नहीं कराए। लिहाजा जनता उन्हें मौका देगी तो वो विकास कार्यों की बदौलत इस असेंबली को प्रदेश की सबसे विकसित असेंबली बनाएंगे। दस साल का दिग्विजय जी का शासन और 15 महीने का कमलनाथ जी का शासन, जनता जब भी ये याद करती है तो जनता डर से कांप जाती है और वो ये नहीं चाहती कि उस कुशासन की वापसी हो। और कमलनाथ जी के शासन के समय पर तो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी स्वयं वित्त मंत्री थे और उन 15 महीनों में भ्रष्टाचार, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग यही सरकार के काम का आधार था और भ्रष्टाचार ने तमाम कीर्तिमान तोड़े। मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी जनहित की योजनाएं थी सारी की सारी बंद की थी, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, कन्यादान योजना हो, संबल योजना हो, सारी योजनाएं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास के पक्के मकान की योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब जनता कतई नहीं चाहती कि कांग्रेस की सरकार की वापसी हो या कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। जनता पन्नी युग में वापस लौटना नहीं चाहती और इसलिए जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। राकेश सिंह ने बनारसी, दास भानोट वार्ड एवं गढ़ा वार्ड में जनसंपर्क कर मतदाताओं से मुलाकात की। जनसेवा के संकल्प के साथ आम जनता के बीच पहुंचकर पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोट जन समर्थन जुटा रहे हैं। वीर सावरकर वार्ड में जनसंपर्क करते हुए उन्होंने पिछले कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर जनता से आशीर्वाद लिया। पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोट द्वारा जोर शोर से जनसंपर्क किया जा रहा है। बुधवार को कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने समर्थकों के साथ वीर सावरकर वार्ड में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान तरुण भानोट ने मतदाताओं से पिछले 5 साल में कराए गए विकास कार्यों का हवाला देकर दोबारा मौका देने का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने बताया कि पश्चिम विधानसभा में कुछ विकास कार्यों को रोक दिया गया था, उन्हें पुनः चालू किया जाएगा। आज हम सब सुबह से वीर सावरकर वार्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं और जन आशीर्वाद खूब मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद क्षेत्रीय जनता से मिल रहा है तो मेरा वो सेवा का संकल्प जो मैंने लिया था और मजबूत होता है। 5 साल पुनः अपने परिवार की, जो हमारा परिवार पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, उसकी जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो रुके हुए काम जो जबलपुर के लिए, जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण थे, जिनका बजटीय आवंटन भी हो गया था, पर उन कामों को रोक दिया गया, जिससे जनता में नाराज़गी है और हम उनको विश्वास दिला रहे हैं और वो सारे काम शुरू किए जाएंगे। आज वीर सावरकर वार्ड में जनसंपर्क सुबह से है और कालीमठ में से शुरुआत की, माँ का आशीर्वाद लिया और लगातार जन आशीर्वाद ले रहे हैं। पश्चिम विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार समेत अन्य मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे कांग्रेस प्रत्याशी मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहे हैं।
क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे सभी 6 प्रत्याशियों की किस्मत की चाबी क्षेत्र के 2,47,588 मतदाताओं के हाथ में है। लिहाजा सभी उम्मीदवार जोर शोर से जनसंपर्क करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बालकिशन चौधरी ने शास्त्री वार्ड में सघन जनसंपर्क कर रोजगार और शिक्षा का मुद्दा उठाया। विधानसभा क्षेत्र को शिक्षित बनाने के साथ क्षेत्रवासियों को रोजगार और उचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के वायदे के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बालकिशन चौधरी ने शास्त्री वार्ड में जनसंपर्क किया। दुर्गा चौक के मां दुर्गा मंदिर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने पूजा अर्चना कर जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने उन्हें और उनकी पत्नी को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आज हमारे शास्त्री वार्ड में जनसंपर्क की शुरुआत हमारे दुर्गा माता जी की आशीर्वाद प्राप्त करके पूजा अर्चना करके यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और पूरे शास्त्री वार्ड में जनसंपर्क है आज हमारा। इसी उद्देश्य से हमारा जो जनसंपर्क में यहाँ माताओं बहनों का जो हम पहले भी एक बार राउंड लगा चुके हैं, यहाँ पे घूम चुके हैं और यहाँ पे आशीर्वाद के माध्यम से उनका सभी का प्यार मिल रहा है और कह रहे हैं इस बार हम आप ही को इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है, यहाँ का विधायक भी रहा कोई काम नहीं किया है, तो जनता यहाँ की त्रस्त है, इसलिए यहाँ पे परिवर्तन चाहते हैं। सभी लोगों का कहना है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। चुनावी समर में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रत्याशी जनसंपर्क कर क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मतदान की तारीख नजदीक आते ही पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सभी 6 प्रत्याशी जोर शोर से जनसंपर्क कर मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी लखन घनघोरिया ने सिद्ध बाबा वार्ड में ढोल धमाके के साथ जनसंपर्क कर लोगों से मुलाकात की। विधानसभा के चुनावी समर के चलते पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सभी 6 प्रत्याशियों द्वारा युद्ध स्तर पर जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में कांग्रेस के प्रत्याशी लखन घनघोरिया भी ढोल धमाके और अपार जनसमूह के साथ क्षेत्र की गलियों में भ्रमण कर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सिद्ध बाबा वार्ड में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने जनता को प्रदेश सरकार की कमियां गिनाई और अपने द्वारा किए गए कार्यों के साथ क्षेत्र का विकास करने का संकल्प लिया। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में विकसित और व्यवस्थित विधानसभा का स्वरूप बने, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी प्राथमिकता के बुनियादी सुविधाएं जो पूरे शहर की दीगर विधानसभाओं में मिलती है, उससे पूर्व विधानसभा वंचित न रहे। सारी सुविधाएं उनके समान मिले और एक समय वो आए तो उनसे भी ज्यादा विकास की दौड़ में हम आगे निकल जाए। अभी जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? जनता का जिस हिसाब से जन सैलाब साथ में हमारे चल रहा है, हमारे कार्यकर्ता के अलावा इससे स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विदाई के दिन आ गए। अब पुनः कांग्रेस की सरकार जैसे 2018 में बनी थी, वो आंशिक समर्थन था, अब पूर्ण बहुमत के साथ बनी है। चुनावी समर के चलते पूर्व विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक प्रत्याशी क्षेत्र के अंतिम मतदाता तक पहुंचने के लिए जी जान से जनसंपर्क में जुटा हुआ है। गोरखपुर क्षेत्र में हुए संजय मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी बंटी तिवारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वारदात में शामिल दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद इनसे एक पिस्टल, कारतूस और मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
गोरखपुर निवासी संजय मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी बंटी तिवारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हत्या के दूसरे आरोपी ग्वारीघाट निवासी लल्लू उर्फ वासुदेव को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस और हत्या में उपयोग की गई मोटरसाइकिल जब्त की। पुलिस ने बंटी तिवारी को रिमांड खत्म होने के बाद गिरफ्तार किए गए उसके साथी के साथ न्यायालय में पेश किया, जहाँ से दोनों को जेल भेज दिया गया। शुरुआत में चूंकि संजय मिश्रा को गोली लगी थी, पुलिस सूचना प्राप्त होने तत्काल मौके पर पहुंची थी, उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। तो देहाती नालची ली गई थी धारा 307 में। देन उनकी मृत्यु हो गई थी इलाजरत होने के बाद, तो उसमें धारा 302 बढ़ाई गई। तत्पश्चात उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और जो मृतक भी मरने से पहले एक वीडियो क्लिप बना के गया था, जिसके आधार पर जब पताराशी की गई तो एक बंटी तिवारी उर्फ ब्रजमोहन तिवारी और वासुदेव उर्फ लालू के नाम आए थे, जिनकी पुलिस के द्वारा तलाश की गई। यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि उसी दिनांक को बंटी तिवारी ने लाडगंज थाने में भी एक चाकूबाजी भी की थी। तो लाडगंज थाने में भी अपराध पंजीबद्ध हुआ था। तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाना लाडगंज और थाना गोरखपुर की दोनों टीमें इनके पीछे लगाई गई, जिसमें 6/11 को बंटी उर्फ ब्रजमोहन तिवारी को गिरफ्तार किया गया और 7/11 को वासुदेव और लालू को गिरफ्तार किया गया है। इनसे एक पिस्टल, 9 कारतूस एवं जो मोटरसाइकिल हत्या में जो प्रयुक्त हुई है इनकी मोटरसाइकिल, उसको जब्त की कार्रवाई की गई है। दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में बंटी तिवारी ने संजय मिश्रा से पुरानी रंजिश होने की बात कबूल की, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम देने का जुर्म पुलिस के सामने कबूल किया। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।